जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज है संडे और संडे के दिन करंट अफेयर्स नहीं आता है, उन सभी को कवर करके मैं मंडे के दिन अगले दिन लेकर के आता हूँ। संडे के दिन हम लोग कुछ अलग चीज़ें देखते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन का एक सीरीज देख रहे थे यूपीएससी 2023 का, 2023 के अंतर्गत जो प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर हम लोग उसके बारे में देख रहे थे, उसका एनालिसिस कर रहे थे। तो ये हमारा आखिरी पार्ट है। लगभग इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ 25-25 क्वेश्चन का। तो ये हमारा अंतिम वीडियो है। 76 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए। अगर आप लोग रियल में, मैं कहता हूँ, अगर आप लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, अगला साल आपको एग्ज़ाम देना है चाहे उसके अगले साल देना है, आप लोग एक बार पहले प्रश्न जिस तरीके से इस साल पूछा गया है, इस साल तो एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना, क्योंकि पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया हुआ है। और आपको मैं अभी दिखाऊंगा जितना डिफ़िकल्टी लेवल है अभी का इस क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को देखिए, मैं ये डिफ़िकल्टी ज़रूर दिखा रहा हूँ, लेकिन इससे आप लोगों को मैं डरा नहीं रहा हूँ, घबराना नहीं है। देखिए, लोग अभी भी, इस बार भी आप देखे होंगे कई लोगों ने मेंस लिखा ना आखिर, तो वो लोग कैसे सेलेक्ट हुए, तो आप लोग को भी सेलेक्ट होना है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल का मतलब एक सच्चाई जो है उसको देखिए, ताकि आप लोग उतना सीरियसली तैयारी कर सकें। मैं ये चाह रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग उतना ज़्यादा सीरियस रह करके उस हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन लगभग उम्मीद तो ऐसा है कि देखते हैं अब अगले साल जो एग्ज़ाम होने वाला 2024 में, उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा जब एग्ज़ाम हुआ तो हर किसी ने जो एग्ज़ाम है उसका लगभग एक विरोध ही कर रहे थे जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को पैटर्न को समझना है और तैयारी करना है। देखिए, लक्ष्य तो लक्ष्य है, चाहे वो जैसे भी हम लोग जैसे वहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो आप लोग सीरियसली हैं तो मैं आप लोग को हकीकत बात बता रहा हूँ, लोगों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए अच्छे से, पूरे वीडियो को समझिए। ठीक है, ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा क्योंकि लगभग 3 वीडियो में बहुत सारी बातें कर चुका हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत इसको कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग क्वेश्चन में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस करूँगा। ठीक है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगा, जहाँ पे लगे कि कर सकता हूँ वहाँ करूँगा मैं। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है आप लोग को प्रश्न बताना, किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब ये सब हम लोग रीजनिंग में सॉल्व करते थे, लेकिन अब इसमें भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब पूरा पैटर्न एकदम, मतलब अब क्या बोला जाए उसके बारे में, कि देखिए अभी अभी हम लोग क्या है, एडिटोरियल जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग लगातार डेली पढ़िए, मैं बहुत अच्छे से उसको बता रहा हूँ। और देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ही बताइएगा। ठीक है, इसमें कंजूसी मत कीजिएगा आप लोग, बहुत मेहनत से, बहुत दिल से मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग देखिए पढ़ाई से संबंधित है तो इसमें इंटरटेनमेंट नहीं होता है, इसमें संघर्ष होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेट करेंगे। और चलिए हम लोग फिर अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखना, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन को एक बार समझना जरूरी है कि हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे। कि हम लोग के लिए मेन एक जो हाईलाइट होता है ना, एक रास्ता दिखता है ना, मैं बार बार इसको बोलता हूँ, रास्ता दिखता है, इससे हम लोग को रास्ता दिखेगा कैसे चलना है हम लोग को आगे। ठीक है, और देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो 76 हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 76 में आप यहाँ पे देखते हैं कि ये पहला जो यहाँ पे 76 का जो प्रश्न है, उसमें आप देखिए संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022। ठीक है, 2022 का ये विकास रिपोर्ट, इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो मैं आपको एक बार जरूर अच्छे से उसको समझाता हूँ, बताता हूँ। लेकिन अब प्रश्न किस तरीके से फ्रेमिंग हो रहा है उसको देखिए। के अनुसार भारत में प्रति वर्ष, ठीक है, विश्व के भौम जल के यहाँ पे 1/4 से अधिक जल का यहाँ पे निष्कर्षण करता है। इस तरीके से भारत के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया। लगभग इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट में देखते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और बोलूँगा जरूर हर बार, कि मैं इस तरीके से, देखिए अगर मैं ये सब चीज़ों को ध्यान दे करके कर रहा हूँ, आपको अगर इस तरीके से मैं पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ तो मैं जरूर उसको बोल सकता हूँ, है ना। नहीं पढ़ाता तो मैं नहीं बोलता। तो मेरे लिए जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसका एक इंपॉर्टेंस है आप लोग को, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, बताता हूँ बार बार। देखिए, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और मैं लगातार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह सिलेबस देख करके ही आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग भरोसा करके जितने भी करंट अफेयर्स है सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो इस तरीके रिपोर्ट से देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, कथन सेकंड में क्या पूछा गया कि भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौमजल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। तो इस तरीके से इसमें ज़रूरत के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो इसमें पहला जो रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया था लगभग वो चीज़ें सही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 से लगभग हम लोग यहाँ पे यूज करते ही हैं, 1/4 से अधिक मतलब भूजल का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, नॉर्मली। और जो दूसरा है, दूसरा हम लोग के लिए गलत है, क्योंकि हम लोग लगभग 89% के आसपास हम लोग सिंचाई के लिए अधिक यूज करते हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें हम लोगों का एक कथन सही है और दूसरा गलत है, ये वाला ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न को मेन है, प्रश्न को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझिए, ध्यान में रखिए, ताकि जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे करंट अफेयर से संबंधित, चाहे हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो हम लोग उस समय ये चीज़ों को ध्यान रखें कैसे हम लोग को आगे पढ़ना है, याद रखना है। इसलिए मैं आप लोग बोलता हूँ मेंस राइटिंग आप लोग लगातार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोग ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें रिपोर्ट्स वगैरह को मैं कितना ज़्यादा आपको मैं उसमें फोर्सफुली बताता हूँ कि आपकी जो आंसर राइटिंग है, जो आंसर्स है, उसको एक बहुत अच्छे से एक मतलब एक तरीके से उसका वैल्यू को बढ़ाता है। तो आप लोग अगर लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न है। और फिर दूसरा यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कि भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। और तीसरा है आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति के समक्ष के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त यहाँ पे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे सोचने लगा क्योंकि देखिए आप देखिए खुद मतलब एग्जामिनर क्या सोच करके मतलब इतना गंदा तरीके से प्रश्न बनाने की क्या जरूरत थी कि मतलब एक होता है, ठीक है, आप लोग देखिए कि हम लोगों को इससे हम लोग क्या चीज़ समझें, हम लोग को क्या डेवलप करें, कैसे डेवलप करें। एक बहुत मतलब एक अलग लेवल का प्रश्न है, दुख हो रहा है ये सब चीज़ें। हम लोग को एग्जामिनर थोड़ा सा तो ये मोटिवेट करे कि आप लोग ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो कि आप लोगों के आगे चल करके सिविल सेवा में, आप लोगों के दैनिक जीवन में काम है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब आप लोग कितने ज्ञानी हो ये चेक किया जा रहा है, मतलब बदला लेने जैसा कभी कभी तो लग रहा है कि मतलब जो अब जो भी होगा जिस तरीके से। देखिए एक चीज़ मैं मानता हूँ कि एग्जाम का ये जो प्रश्न जो इस बार का पैटर्न है जिस तरीके से बना है, जो भी व्यक्ति होगा दिमाग बहुत तगड़ा लगाया होगा, बहुत मतलब अच्छे से समझदारी से मतलब एक जो होता है ना कि खिलाड़ी कहते हैं, उस तरीके से खिलाड़ी जो है यहाँ पे दिखा है। मतलब एक माइंड सेट अगर देखें अगले का, चाहे वो गलत तरीके से हुआ वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कितना नॉलेज होगा, इतना डिफिकल्टी तरीके से प्रश्न को फ्रेमिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। हालांकि लेकिन खराब चीज़ है ये, क्योंकि हम लोगों को अब इसमें लग ही नहीं रहा है कि सिविल सेवा में जाने के लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा। एक व्यवहारिक तरीके से चीज़ें थी तो काफ़ी अच्छा लगता था कि समझ बेस्ड कोई चीज़ें होती थी। अब देखिए यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे संविधान से संबंधित कुछ नॉर्मल चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अचानक से देखिए कि यहाँ पे क्या आ गया, एक अलग से यहाँ अधिनियम आ गया। ठीक है, आतंकवाद निवारण अधिनियम। रियल में आपको बता रहा हूँ, भले ही आपको थोड़ा बहुत इससे जुड़ाव दिखेगा, लेकिन ये आतंकवाद निवारण अधिनियम है। इस अधिनियम के बारे में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस अधिनियम के अनुसार यहाँ पे बोला गया कि पुलिस के समक्ष यहाँ पे अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, हालांकि ये जो ऑप्शन जो है थर्ड का ये गलत है, लेकिन आप गलत है ये कैसे पता करेंगे, आप अगर पढ़े रहेंगे तभी पता करेंगे। ठीक है, मतलब इतने नॉर्मली चल रहा था, ये जो 2 पॉइंट था वो तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे अलग से एक विधेयक जोड़ दिया गया, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है अभी के समय में हम लोग को। आप देखिए जैसे ये वाला ऑप्शन है कि ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम लोग को ये सारी बातें जो है 355 के अनुसार ये है, अनुच्छेद में ये चीज़ लिखा गया है। और दूसरा जो है ये हमारे मूल अधिकार से संबंधित है, निवारक निरोध जो हम लोग देखते हैं उसके अनुसार ये यहाँ पे बताया गया है। इसमें लगभग 22 अनुच्छेद 22(1) में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो केवल 2 इसमें सही हैं, बाकी ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि हम लोग को आगे जब अभी पढ़ेंगे हम लोग जितने भी टॉपिक्स वगैरह, तो हम लोग उस हिसाब से माइंड सेट रख करके पढ़ना है। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को लगातार मैप बताते रहता हूँ, न्यूज़ में अगर कोई चीज़ वहाँ कुछ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस चीज़ को बताता हूँ। देखिए प्रश्न भी इस तरीके से बनता है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों के पास यहाँ पे लाइव प्रूफ भी मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कला और यहाँ पे गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए यहाँ पे समाचारों में था। अभी लगभग पिछले समय लगभग आप मतलब हमेशा से सोमालिया के बारे में यहाँ पे बातें की जा रही है। सोमालिया डी ऑप्शन जो है इसमें इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो आप लगभग ये वाला एरिया को आप देखते हैं, इसको मैप में भी मैं यहाँ पे रखा हूँ दिखाने के लिए। हम लोग मैप हमेशा देखते हैं इसीलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे है ये सोमालिया है। ठीक है, हम लोग मैप ये सब चीज़ें मैप में देखें और जो जो चर्चे में रहता है उसको हम लोग हमेशा देखते हैं। तो अभी जो है इसके साथ घटना हुआ लगातार समाचारों में भी था। ठीक है, अभी 2021 के आसपास का समय है, उस समय भी लगभग खाद्य संकट से बहुत ज़्यादा ये जूझ रहा था। रेगिस्तानी एरिया भी है इसमें, ऊपर से कीटों का भी हमला हुआ था। तो न्यूज़ में थोड़ा बहुत
केवल इतना आभास रहे, बाकी हम लोग उस देश को समझें, थोड़ा सा समझ लें, तो हम लोग का ये प्रश्न बन जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एक प्रश्न हम लोग को मिला तो थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली अगर हम लोग का इस तरीके से प्रश्न बनता था, ऐसे प्रश्न आपको बहुत बहुत कम दिखेंगे ऐसे पैटर्न पे बना हुआ, ठीक है। हम लोग को इससे देखिए इतना साधारण पूछने में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इससे ये चीज़ पता चल रहा है कि अगर देखिए हर कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, वही सॉल्व करेगा जो जो वर्ल्ड लेवल पे भी समाचारों को समझ रहा है, मैप देख रहा है अच्छे से, हर चीज़ों को थोड़ा सा एक जानकारी रख रहा है उसके बारे में। और लगभग हम लोग को वही जानकारी भी चाहिए था इसमें, लेकिन अभी पता नहीं अब एग्जामिनर्स क्या बनाना चाह रहे हैं हम लोग को। लेकिन देखिए अब उसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग को तैयारी, अगर अगर हम लोगों को आईएएस बनना है, आईपीएस, अपना अपना जो लक्ष्य है, जो सपना है, उसको पूरा करना है, तो हम लोग को उसके अनुसार तैयारी करना पड़ेगा, कोई रास्ता और नहीं है, सीधा सा यही बात होगा ना। कोई और बात तो हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, या तो फिर छोड़ना पड़ेगा। तो जो लोग अगर देख लीजिए जैसे भी आप लोग को लग रहा है ना, चलिए ये उन लोगों के लिए है जो लोग रियल में सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रश्न को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए 79, इसमें बोला गया है भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एक प्रमुख पूंजी है। दूसरा, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य है। देखिए ये प्रश्न ठीक है, लगभग इस पैटर्न पे पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अलग से जो है इस तरीके से जो फ्रेमिंग किया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लगभग इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। और एक चीज़ मैं आप लोग से पूछूंगा, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्या ये चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। मैं आप लोग को एक एक चीज़ के बारे में बताया हूँ, कितने लोगों को अगर याद है तो आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा अधिनियम है। हालांकि मुझे बताना पड़ेगा इसमें कि ये जैव विविधता अधिनियम है, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत में अभी कुछ समय पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और उसके पूरा हिस्ट्री में जाकर के, पीछे जाकर के नगोया प्रोटोकॉल, वहां से पूरा शुरुआत करके आपको उसके साथ जोड़ करके आपको बताया था, अगर आप लोग को याद होगा तो। कितने लोगों को याद है, बस याद है करके लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, याद है करके ऐसे करके लिख दीजिए। आप लोग तो इतना कंजूसी करते हैं, मतलब अब क्या बोलें उसके बारे में। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ लोग कितना सीरियसली मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं। देखिए मैं जितना सीरियसली, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोग के लिए है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग कितना अच्छे से काम कर रहे हैं वो आप लोग के लिए ऊपर होगा। लेकिन आप लोग ये सब कमेंट करते हैं, एक जुड़ाव बनता है, तो आप लोगों को भी एक डायरेक्शन मिलता है जुड़ाव के साथ पढ़ने का, उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आप अच्छे से समझते हैं हर चीज़ों को। तो ये सब कमेंट वगैरह करने के लिए मैं बोलता हूँ, तो उससे जुड़ेंगे आप, उस टॉपिक से जुड़ेंगे कि हाँ मैं इसके बारे में एक बार कमेंट किया था, तो ये जो विधेयक है वो मुझे याद है, तो उसको घबराना नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सपोर्टिव भी रहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये भी हम लोगों ने अच्छे से देखा था, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये दोनों जो है सही आंसर रहेगा इसमें, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न लगभग बनता है ऐसा पैटर्न पे, पहले बन भी रहा था, लेकिन ऐसे भी प्रश्न आपको बहुत कम दिखेंगे, ठीक है। 1 और 2, 1 और 2 और 1 ना तो कोई, तो इस तरीके से बन रहा था प्रश्न पहले भी। तो नॉर्मली यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछना था तो क्या दिक्कत था, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ये इतना डिफिकल्ट प्रश्न है कि आप पॉलिटी में इस तरीके से कोई भी स्टडी नहीं करता है ऐसे प्रश्न, इतना मतलब डिफिकल्ट, मतलब मैथ्स, आपको मैथ्स और रीजनिंग खाली यहाँ पे दिखेगा। ये 80 जो प्रश्न है इसमें आप देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में ऐसा प्रश्न पूछने की इतना ज़्यादा इस तरीके से क्या जरूरत थी, बताइए। ऐसे अगर कौन करेगा। देखिए पहला जो है यहाँ पे आप देखिए कि संसद के दोनों सदन के किसी भी सदन, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल किए जाने के लिए अर्ह हैं, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा सा खुशी हुआ कि भाई ये प्रश्न तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हम लोग खुशी से आगे बढ़ते हैं। कभी कभी लगता है कि एग्जामिनर भी मजा ले रहा था जैसा लगता है। और भी एक प्रश्न हम लोग देखें ना, नॉर्मली ये पहला जो इस तरीके से ऑप्शन रहता है उसको थोड़ा सा अच्छा बना देता है, उसके बाद से आपको आगे बढ़ेंगे तो आपका दिमाग खराब होने लगेगा। जैसे ये हो गया कि निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है, मान से संबंधित प्रश्न, ठीक है। अब उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान अब देखने जाएंगे क्या हम लोग, बताइए। हाँ, एक नॉर्मल सामान्य एक समझ होता है तो समझ में आता है। अब हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में भी अब हम लोग को यहाँ पे गुणा गणित करना पड़ेगा, उसमें इस तरीके का रीजनिंग का प्रश्न बनाया गया, ठीक है। देखिए हालांकि ये तीनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन हम लोग को जानने के लिए इसको कैसे बोल सकते हैं, हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि गलत है ना, उसको जानना पड़ेगा, जानेंगे, जानते रहेंगे तभी बोल पाएंगे।
तो हम लोग इस तरीके से प्रश्न देखते हैं तो ठीक लगता है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को पता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, निर्वाचन जितने निर्वाचित जो यहाँ पे सदस्य होते हैं वो लोग रहते हैं, तो हम लोग को इतना पता है। लेकिन ये चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ की में तो हम लोग फंस जाएंगे फिर। हाँ, और ये भी, ये जो चौथा जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, ये चौथा सही ऑप्शन है। प्रत्येक पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के, ठीक है, के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचन सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। तो अभी ये चीज सही है, लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग इतना इस तरीके से तो नहीं पढ़ते हैं। रियली कोई पढ़ा हुआ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं भी तो ऐसा नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं पढ़ा था, और बहुत लोग ऐसे नहीं पढ़े होंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, मतलब किस चीज का, इन लोगों को क्या चीज चाहिए। चलिए आगे देखते हैं फिर। थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मैं इसलिए ऐसा बोल दे रहा हूँ, आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन देखिए सही है, अब ऐसा फील आ रहा है ये सब प्रश्नों को देख करके, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री को, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि हिस्ट्री भी हम लोग शुरू करेंगे, और मैं मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत करूँगा, क्योंकि लगभग मैं बाकी जो इससे पहले जितने भी प्राचीन और मेडिवल ये सब चीज़ों को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो मैं अब आगे मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करूँगा, और मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। तो इतिहास से संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछा गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखेगा आपको। देखिए जैसे कि एक प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे पूछा गया कि एलेक्जेंडर, ठीक है, एलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्ट्स, देख लीजिएगा जो भी नाम हो, रॉबर्ट स्वेल और जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट, ठीक है, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। देखिए हालांकि एक नॉर्मली अगर हम लोग समझ का यूज करते हैं तो भी लगभग हम लोग को ये ध्यान में रहता है कि ज़्यादातर पुरातात्विक खनन से होंगे, उत्खनन से होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए वहाँ पे एग्जाम में डिफिकल्ट होगा ये चीज़, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इस तरीके का नाम जो है हम लोग जल्दी से याद नहीं कर पाते, ना ही ध्यान रखते हैं, ठीक है। कुछ कुछ नाम से यहाँ पे अगर ध्यान में रख लेते हैं तो हम लोग को लगभग ये पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित चीज़ों को हम लोग ज़्यादातर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसमें बनाया गया था, सही है ये ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद से अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग, ना दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इस तरीके का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। अब ये भी हिस्ट्री से संबंधित है। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया कि बेसनगर, ठीक है, स्थल पूछा गया और किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो एक तरीके से गुफा वगैरह जितने भी हम लोग अभी चर्चे वगैरह में भी देखते हैं, चाहे हम लोग हिस्ट्री में भी देखते हैं, तो ये थोड़ा बहुत हम लोग को देखना पड़ेगा लगभग, क्योंकि ये इस तरीके से प्रश्न पहले से ही बनता है ना। तो देखिए इसमें जैसे बेसनगर शैल गुफा मंदिर पूछा गया, तो ये इससे संबंधित है कि नहीं है सामने में, ठीक है। फिर यहाँ पे भाजा, ठीक है, और बौद्ध गुफा मंदिर, फिर यहाँ पे ये सीतन वासल जैन गुफा मंदिर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया, जिसमें ये गलत है बाकी सही है। तो इन सभी चीज़ों को इस तरीके से हम लोग अब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें से दो जो है वो सही रहेगा। फिर आगे देखिए, इस तरीके का प्रश्न भी पूछा गया है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय ये हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ये कथन कारण के रूप में पूछ लिया गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का प्रश्न, एकदम मतलब ऐसे भी प्रश्न नहीं पूछा जाता था, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हथकरघा वगैरह इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहती है स्वदेशी आंदोलन के रूप में, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट में है, ठीक है, और ये हिस्ट्री में है, ठीक है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे शुरू किया गया था। तो इस तरीके से पूछा गया। अब देखिए, हम लोग कभी भी पढ़ते हैं करेंट की चीज़ों को, तो हम लोग थोड़ा सा उसके बेसिक चीज़ों में जाते हैं, सेम यहाँ पे वही कंडीशन रखा गया है हिस्ट्री के साथ भी, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, कथन 2 कथन 1 दोनों सही हैं, और कथन का व्याख्या भी सही है। उसके बाद से आगे यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज संहिता से पूछा गया प्रश्न अगला, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता से संबंधित चीजें पूछी गई। इस प्रश्न में देखिए, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आम माप, ठीक है, 600 यहाँ पे mm या फिर इंटू 400 mm होता है, इस तरीके से पूछा गया, ठीक है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे कथन है, सेकंड कथन है, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई, ठीक है, का अनुपात यहाँ पे 3:2, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया। अब मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न एकदम अजीबोगरीब प्रश्न बनाया गया यहाँ से। अब इस प्रश्न में देखिए कि क्या चीज़ें आपको कैसे मतलब
अब ऐसे ऐसे चीज़ों को भी फिर हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से पूछा गया कि राष्ट्रध्वज के बारे में लगभग हम लोग अपने देश के राष्ट्रध्वज के बारे में लोग कितना जानकारी है, तो इस तरीके से चीज़ें पूछी गई है ना। लेकिन फिर भी हम लोग को थोड़ा सा एक अवेयरनेस के रूप में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा इस पे ज़्यादातर याद रखने की जैसा चीज़ें हैं। ठीक है, तो भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार पूछा गया, तो इस संहिता को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे चीज़ों को फिर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी बनेगा ऐसा प्रश्न, है ना। तो चलिए, ये इसमें ये वाला कथन डी इसमें सही है, एक गलत है और दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आंसर से कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अगर हम लोग आंसर से किसी चीज़ से मतलब नहीं, प्रश्न का फ्रेमिंग देखिए ये भी एक रीजनिंग पैटर्न में प्रश्न यहाँ पे बना दिया गया है, तो प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, संविधान दिवस के बारे में यहाँ से कथन पूछा गया। कथन एक में बोला गया कि नागरिक के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कथन एक तो ठीक है, कथन दे दिया यहाँ पे। कथन दो अब देखिए, ठीक है, ये अब यहाँ से वर्तमान से फिर हिस्ट्री में यहाँ पे कि 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। अब यहाँ पे इस तरीके की बात की गई है। ठीक है, तो ये इतिहास में चले गए हैं। तो यहाँ से हम लोग को यही चीज़ समझ में आए, एक चीज़ और, कि जितने भी इस तरीके का जो न्यूज़ वगैरह में चल रहा है हम लोग को करेंट में, हिस्ट्री से संबंधित कोई भी चीज़, तो हम लोग थोड़ा सा उसको बेसिक जा करके उसके इतिहास में भी जा करके देख लेंगे कि कब यहाँ पे क्या चीज़ किया गया था। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो कथन है वो सही है, दूसरा कथन गलत है। हम लोग ये नॉर्मली पता है कथन में। अब 86, ठीक है, 86 का प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन के बारे में पूछा गया, कथन कारण के बारे में। ठीक है, अब ये भी प्रश्न देखिए, इसमें स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। दूसरा, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है। लगभग वर्ल्ड लेवल पे मुश्किल से, मतलब इस तरीके से प्रश्न तो नहीं बनता था, लेकिन फिर भी इस बार अभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है। इसमें भी सेम कंडीशन है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा, जैसे मेंस वगैरह में हम लोग थोड़ा बहुत किसी देश के बारे में संबंध से संबंधित जब देखते हैं तो हम लोग लगभग ऐसा भी कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कथन एक सही है, कथन दो इसमें गलत है। 86, 87, अब देखिए 87 में किस तरीके से प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। फिर से यहाँ पे कथन के रूप में पूछा गया है, कथन एक में। और कथन दो में क्या पूछा गया? कथन दो में पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरीके से प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया। कथन एक इसमें सही है, कथन दो फिर से इसमें आप देखेंगे कि ये गलत है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। देखिए, प्रश्न को केवल ज़्यादा ध्यान देंगे आप, प्रश्न किस तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिर से कथन के बारे में पूछा गया। कथन एक देखिए, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात यहाँ पे 3.2% है। कथन दो को देखिए। ठीक है, कथन दो में फिर देखिए यहाँ पे कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो योजनाएं हैं उसके बारे में देखिए, यहाँ कैसे एग्जामिनर सोचा होगा। एक तो यहाँ पे डाटा से प्रश्न लिया, और दूसरा फिर कुछ उसके जो इस तरीके से जो योजनाएं वगैरह, इनिशिएटिव्स वगैरह जो चलाते हैं, उन चीज़ों से यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, कथन दो में। तो कथन यहाँ पे जो कथन एक जो है यहाँ पे गलत है, कथन दो जो है वो सही है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं 89 का। 89 में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता ऐसी संधि है जो, ठीक है, अब इसमें ऑप्शन इस तरीके से है। पहला, यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। फिर दूसरा पूछा गया, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधिकारिक संरचना सुविधाओं के आपस में बांटना सुकर बनाती है। तीसरा पूछा गया, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। अब यहाँ पे संधि से संबंधित चीजें पूछी गई हैं।
मतलब फिर भी देखिए संधि वगैरह मतलब किस तरीके से एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेकर के चला गया है यहाँ पे अब चीज़ें। ठीक है, तो अब इस तरीके से अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इसमें, थोड़ा सा हम लोग। लेकिन हाँ, इससे ये चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पूरा मेन से ओरिएंटेड रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे आप प्रीलिम्स में। ये चीज़ें अब दिख रही हैं। ठीक है, नॉर्मली पढ़ने से, नॉर्मली ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसमें एक सही है, बाकी दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। चलिए आगे अगला देखते हैं। 90 प्रश्न देखिए यहाँ पे, इसमें क्या पूछा गया है। अब इसमें पूछा गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा, सुरक्षित व्यवस्थित नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा, ठीक है, अपनाई है। दूसरा फिर पूछा गया यहाँ पे कि GCM के अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं UN सदस्य देशों पर बाध्य हैं। GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। केवल एक, मतलब इतना डिफिकल्ट बनाने के बाद भी एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगा, वो फिर या इस लेवल तक डिफिकल्ट बनाया कि केवल एक सही है कि केवल दो सही है कि आप इसमें क्या सही है, आप कैसे मतलब इसमें बताएंगे आप। इस तरीके का मतलब एक डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब इसमें लगभग इसमें से कोई भी सही नहीं है, लेकिन हम लोग को ये कोई भी सही नहीं है तो भी लगाने के लिए हम लोग को बहुत मतलब एक जोखिम ही लेना पड़ेगा। और कुछ अगर ज्ञानी लोग हैं, जो लोग अगर जान रहे हैं, इतना अच्छे से पढ़े हैं, तो वो लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पे 91 से प्रश्न है ये। देखिए इसमें होम गार्ड से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब होम गार्ड से संबंधित चीज़ें देखिए, इसको अच्छे समझेंगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या है, वर्ड थोड़ा बहुत हम लोग इस चीज़ पे थोड़ा हम लोग एक मान के चलें कि ऐसे ऐसे चीज़ों पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं पहले से भी, और अभी भी रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न को लगभग हम लोग थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी वर्ड वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना, उस पर थोड़ा फोकस रखें। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ तब भी मैं आपको बोलता हूँ कि वर्ड वगैरह थोड़ा ध्यान रखिए। अब होम गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन यहाँ पे समुस्थापित किया जाता है। दूसरा, होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होम गार्ड बटालियनें सुस्थापित की गई है, समस्थापित की गई है। तो अब यहाँ पे फिर से केवल 1, 2, 3 इस तरीके से प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मतलब होम गार्ड से संबंधित तो पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसमें भी एक तरीके से कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज ही बनाया गया है। फिर भी हम लोग वर्ड पे हमेशा ध्यान रख करके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें लगभग ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों सही। ठीक है, तो इसमें 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कृत्य बोला गया है, और यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। हम लोग एक अधिनियम को भी अगर पढ़ के यहाँ पे एक अधिनियम से भी प्रश्न बनाते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 अधिनियम दिया गया है। ठीक है, और उसमें से भी पूछा गया है कि कौन सा उसमें सही होगा, कौन सा गलत होगा। चलिए देखते हैं अब इसको भी। अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, बताइए अब इस तरीके से। और ये भी क्या है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 से पूछा गया। फिर किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। फिर बंदूक या तोप से अनुष्ठानपरक गोली या गोला दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता हो, ये आयुध संशोधन अधिनियम 2019 है ना, 2019। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बताइए। मतलब हम लोग का यहाँ पे कुछ भी सामान्य, जिस तरीके से लिखा जाता है कि सामान्य अध्ययन का यहाँ पे किसी भी तरीके से एंगल नहीं दिख रहा है कि हम लोग किसी चीज़ को सामान्य अध्ययन तरीके से हम लोग बोले, है ना। इसमें से 2 सही हैं, जिसमें से पहला सही है। ठीक है, ये पहला सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ, ये जो पहला है ये सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न को देखिए, प्रश्न की डिफिकल्टीज को समझिए। मेन चीज़ तो वही है, बताने में भी मुझे खुद डिफिकल्ट हो रहा है, आप लोगों को क्या बोलूँ मैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न नहीं था आप लोग, इससे पिछला अगर कभी मैं होगा तो डिस्कस करूंगा। ऐसे बिल्कुल नहीं थे, मज़ेदार, मज़ा आता था प्रश्न को सॉल्व करने में, पता है, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता था। लेकिन
फील होता था कि हम लोग तैयारी किए हैं कि नहीं किए ये चीज़। लेकिन इसमें तो अब बिल्कुल मतलब एकदम आदमी हताश हो जाएगा प्रश्न को देख करके, ऐसे यहाँ पे प्रश्न बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं अब इसमें प्रायः समाचारों में रहने वाले और समाचारों में होने के कारण क्या है। तो उत्तरी कीवू और इटूरी, ठीक है, ये आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध से संबंधित बातें इसमें है। दूसरा नारगोनो कारबाख, ठीक है, अब ये क्या है, ये है मोजाम्बिक के उत्प्लाव, ठीक है, और यहाँ पे फिर खेरसौन और जपोरिसिया, ठीक है, ये इसराइल और लेबनान के बीच विवाद, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पे, और इसमें भी ना ज़्यादातर मतलब एक तरीके से हम लोग को भटकाने का प्रयास किया गया। बताइए, ऐसे तो कम से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें तीनों में से कोई सही नहीं है, मतलब ये क्यों बनाया गया प्रश्न, आप खुद सोचिए। एग्जामिनर को बिल्कुल भी मतलब हम लोगों पे तरस नहीं खाया है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग समाचार में इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग को समाचार में अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम लोग उससे संबंधित कुछ तो एक सही ऑप्शन पूछता है, जिससे हम लोग को अगले को भी ये पता चलता है कि हाँ भाई चलो हम लोग समाचारों को भी, जो सिविल सेवक हैं वो लोग समाचारों पे फोकस करके रखते हैं। अब बताइए, ऐसे प्रश्न अगर समाचार में ही नहीं है तो हम लोग को क्या लगे, हम लोग को लगे कि हम लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग को एग्जाम, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं आंसर देख करके बता रहा हूँ, सब चीज़ें सामने में सब चीज़ समझ लिया हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ जब एग्जाम में आ जाएगा तब कैसे होगा, तब तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पे अभी, मतलब इस ऐसी स्थिति में एग्जामिनर इससे क्या निकाल लेगा हम लोग से, बताइए। कितना भी है तो हम लोग को यही लगे ना, हम लोग को थोड़ी पता चलेगा एग्जामिनर गलत, हम लोग को यही लगे कि भाई हम लोग साल भर चाहे 2 साल पहले का कुछ हुआ होगा, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं होगा ही होगा, हम लोग तो यही सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा घटना ही नहीं है, कुछ अलग घटना है, मतलब किसी से कोई मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा, अब चलिए ठीक है आगे देखते हैं। 94, मतलब हम लोग को कुछ ज़्यादा ही गुमराह तरीके से भी इसमें ऑप्शन में दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल भी एक अलग से है, जिस तरीके से नाम है। अब देखिए कि इस घटना में मान लेते हैं कि कुछ और घटना हुआ होगा, कुछ ना कुछ, या जैसे ये क्षेत्र जो है कुछ और घटना हुआ होगा। ये नाम भी इतना डिफिकल्ट है ये सब चीज़ों का कि लगभग आप कितना याद रखोगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो घटना ही कुछ और है और जगह यहाँ पे कुछ और चेंज कर दिया गया, तो हम लोग उसमें भी परेशान हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है 94 का, ठीक है। 94 प्रश्न है कि वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं कितने सारे प्रश्न हम लोग को दिख रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कथन कारण के अंतर्गत कथन 1 में इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ यहाँ पे राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, ठीक है। और अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। अब यहाँ से मतलब कितना ज़्यादा इस तरीके से प्रश्न अभी आपको देखने के लिए मिल गया, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न मतलब वर्ल्ड लेवल पे कुछ ज़्यादा ही अब यहाँ पे एग्जामिनर देख रहा है, मतलब ये भी हम लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन चलिए अब क्या बोलें, प्रश्न तो हम लोग को समझना है प्रश्न कैसा है। चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन अब देखिए तैयारी करना है तो हम लोग को प्रश्न को ध्यान में रखना पड़ेगा, और ऐसे अब तैयारी हम लोग को भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 95। अब ये खेल पुरस्कारों से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है। खेल पुरस्कारों के संदर्भ में, जबकि हम लोग कभी ऐसे प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन कुछ समय से आ रहे हैं, लगभग पिछले साल भी पूछा गया था खेल से संबंधित। तो खेल पुरस्कारों से संबंधित देखिए, अब यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें देखिए पूछा गया किसी खिलाड़ी के द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगला है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी के द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षित किया है, ठीक है। उसके बाद से फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों के द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना के लिए दिया जाता है। चलिए ठीक है, ऐसे प्रश्न हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। लेकिन खेल से संबंधित प्रश्न पहले नहीं पूछा जाता था, ठीक है, लेकिन अब ये पूछा जाने लगा है, तो अब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा ऐसे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। तो पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे ये सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर तीसरा यहाँ पे ठीक है, चौथा फिर से गलत है, गलत सही सब ऑप्शन मिक्स है इसमें, पहला और दूसरा सही है कथन, यानी कि इसमें से केवल 2 सही। अगला देखते हैं 96, ठीक है।
44वें यहाँ पे शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में यहाँ पे बातें की जा रही हैं। ठीक है, इसके बारे में बातें की जा रही है। अब ये इसमें क्या क्या बातें हैं, इसमें बोला जा रहा है कि यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया। यहाँ पे दूसरा, इसके अधिकृत शुभंकर को तभी नाम दिया गया। ठीक है, तंबी नाम दिया गया था। तीसरा, ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मैंचिक कप होती है। ठीक है। चौथा, फिर महिला विभाग में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी यहाँ पे हैमिल्टन रसेल कप होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी शुरुआत किया गया है जितने भी खेल वगैरह से पूछना प्रश्न, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही इसमें भी लगभग आपको डिफिकल्टीज देखेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें पूछी गई है। मतलब बेसिक का मतलब है कि उससे बैकग्राउंड से चीज़ें पूछी गई है ना। बेसिक का मतलब ऐसे भी मत सोचिएगा कि हल्का फुल्का पूछा गया, हल्का फुल्का नहीं पूछा गया, मतलब उसके बैकग्राउंड से पूछा गया और वो भी फिर भी डिफिकल्ट करके ही पूछा गया। ठीक है, तो इसमें केवल ये दोनों सही हैं, एक और दो, मतलब केवल दो सही हैं, बाकी दो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 97, बस 3 प्रश्न है और हैं, आप लोग इस सबको देख लीजिए। देखिए, ये न्यूज़ में फिर से एक चीज़ें पूछी गई कि समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र और जिस देश में अवस्थित है, मतलब इनका मन नहीं भर रहा कि एक दो देश से पूछ लें तो नहीं चलेगा, यहाँ पे लगातार मतलब क्या है, सीक्वेंस में जोड़ जोड़ करके पूछ रहे हैं लोग। ठीक है, अब इसमें पूछा गया फिर से कि ये डोनबास जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, किस देश में, तो सीरिया में। फिर काचिन कहाँ है, तो इथोपिया में। टिग्रे कहाँ है, तो उत्तरी यमन में। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें से सेम वही कंडीशन फिर से आता है कि इसमें से कोई चीज़ सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 98 देखते हैं। हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली, सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, सभी देशों से जो इन सभी देशों से संबंधित है। देख रहे हैं कितना ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, कितना ज़्यादा ही, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछा गया, मतलब एक तरफा जैसा प्रश्न यहाँ पे हो गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लगभग उस समय का तक पलट वाला जो ये मामला था कुछ ज़्यादा ही हुआ था, तो इस तरीके से इसलिए यहाँ से पूछ लिया गया। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है अभी इस बार। ठीक है, और अगला देखिए यहाँ पे, इसको मैं डिस्कस भी किया था जब मैं आप लोगों को करंट अफेयर जब मैं पढ़ा रहा था, तब मैं उस समय डिस्कस किया था इसके बारे में। देखिए, निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। पहला, उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने और इस्पात संयंत्र। इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया, और इसमें क्या पूछा गया है, उपयुक्त में से कितने उद्योगों का यहाँ पे विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन अभी कुछ समय पहले आपको पढ़ाया भी, मेंस का प्रश्न दिया हूँ, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है इसमें। तो ये तीनों की भूमिका होती है इसमें, सभी 3 सही हैं। देखिए, G20 के बारे में प्रश्न पूछा गया, आखिरी प्रश्न है ये G20 से संबंधित। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके का प्रश्न यहाँ से बना है। क्या बना है प्रश्न कि G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। दूसरा है, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। तो अब इसमें भी केवल एक सही है, केवल 2 सही है, फिर 1 2 दोनों सही हैं। नॉर्मल प्रश्न, आसान एक प्रश्न इसमें फिर से यहाँ से दे दिया गया है। ठीक है, लगभग बाकी आप प्रश्न देखिए कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न था, है ना। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों सही हैं इसमें। इस तरीके से हम लोग का लगभग सारे प्रश्न देख लिए हैं अब। ठीक है, लेकिन हाँ देखिए, बहुत डिफिकल्ट था, मैं खुद भी, मुझे बताने में भी डिफिकल्टीज जो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है, तैयारी करते रहना है और इसके अनुसार चलना है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रश्न बताने का भी मतलब था यही। प्रश्न तो मैं खुद देखा, तो मैं खुद सोचा कि मैं क्या बताऊं इसमें, लेकिन देखिए, बताने का यहाँ पे मतलब हताश करना नहीं है, आप लोग को असलियत भी बताना जरूरी है, ताकि आप उस तरीके से सीरियस पढ़ाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी तो आप एग्जाम निकाल पाएंगे ना। ठीक है, तो कुछ हम लोग भी इसी तरीके से अब आगे चल करके तैयारी शुरू करेंगे, इसी तरीके से इसी पैटर्न पे हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। ठीक है, देखिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।